गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमएस एक्सेल रिवीजन पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, क्योंकि लास्ट क्लास जो हमने कल की थी उस क्लास में हम लोगों ने एक्सेल का इंट्रोडक्शन पार्ट किया था। आज हम एमएस एक्सेल में कुछ वर्कआउट कर देखेंगे, कुछ डाटा को इंसर्ट कर डिलीट कर देखेंगे, रोज वगैरह को इंसर्ट कर देखेंगे। तो देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है डियर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आज हम जो जानने वाले हैं वो है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक वर्कबुक को कैसे बनाया जाए, किस प्रकार से हम एक नई फाइल तैयार कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, इसे देखते हैं। तो लेट्स मूव टू द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड स्टार्ट आवर वर्क टुडे। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्टार्टिंग स्क्रीन है। जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट करते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार की स्क्रीन देखने को मिलती है। यदि आपको लगता है कि आप एक नई फाइल तैयार करना चाहते हैं तो एक नई फाइल यानी एक नई वर्कबुक को बनाने के लिए आपको एमएस ऑफिस बटन पर क्लिक करना होता है। ऑफिस बटन पर क्लिक करने के बाद आपको न्यू ऑप्शन पर क्लिक करना होता है, जहां से एक नई एक्सेल की शीट आप लेकर आ सकते हैं। जैसे ही आप न्यू ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है। इस डायलॉग बॉक्स में ब्लैंक एंड रीसेंट नाम की ऑप्शन में आपको ब्लैंक वर्कबुक मिलती है। ये बिल्कुल खाली होगी। अगर आप चाहते हैं कि कुछ पहले से बनी बनाई वर्कबुक या वर्कशीट्स में इस्तेमाल करूं तो आप इंस्टॉल्ड टेम्पलेट्स पर क्लिक कर सकते हैं। आप जैसे ही इंस्टॉल्ड टेम्पलेट्स पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि डिफरेंट टाइप के टेम्पलेट्स यानी डिफरेंट टाइप के डिजाइन्स कंपनी ने पहले से बनाए हुए हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने आपको तैयार करके दिए हैं। इनको भी आप यूज कर सकते हैं अपनी वर्कशीट के लिए। आप खुद के अपने टेम्पलेट्स भी बना सकते हैं। यदि आपने कोई अपना खुद का टेम्पलेट बनाया हुआ है तो माई टेम्पलेट्स में जाकर आप उस टेम्पलेट को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने अभी कोई टेम्पलेट तैयार नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर कोई भी टेम्पलेट की स्क्रीन नहीं आ रही है। इसी टाइप से अगर आप चाहें कि पहले से बनी बनाई कोई वर्कशीट है आपके पास या वर्कबुक है जिससे आप एक और नई फाइल बनाना चाहते हैं तो आप न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग पर जाकर भी ये काम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस हैं जिनके द्वारा मैं एक नई वर्कशीट या वर्कबुक तैयार कर सकता हूं। इसके बाद हमें क्योंकि एक ब्लैंक वर्कबुक ही चाहिए तो मैं ब्लैंक वर्कबुक पर जाकर क्लिक करता हूं और नीचे एक क्रिएट का बटन है, जिस क्रिएट बटन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तभी हमारी एक नई वर्कबुक तैयार हो जाएगी। ये हमारे सामने एक नई वर्कबुक है। कल मैंने आपको इसके सभी कंपोनेंट्स के बारे में जानकारी दी थी। नीचे देखिए 3 शीट्स हमें मिल गई हैं। अगर हम चाहें तो जितनी भी शीट्स इंसर्ट करना चाहें इस टैब पर क्लिक कर उतनी ही शीट्स को इंसर्ट भी कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं आपको और जानकारी भी दूंगा। तो हम शीट नंबर 1 पर आ गए हैं। इस प्रकार से एक नई वर्कबुक को अगर आप चाहें तो अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा टॉपिक जिसमें हमने सीखा कि कैसे हम वर्कबुक को तैयार करें। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कि वर्कबुक में मैंने कोई काम कर लिया, कोई डाटा टाइप कर लिया है, सेव कर चुका हूं, सेव करना चाहता हूं, तो सेव कैसे करें वर्कबुक में। तो डियर स्टूडेंट्स, वर्कबुक में डाटा को सेव करने के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपको वर्कबुक में जो भी आपने डाटा टाइप किया है, सपोज मैंने कुछ ये नंबर्स टाइप कर दिए हैं और इन नंबर्स को टाइप करने के बाद मैं चाहता हूं कि ये मेरा काम फ्यूचर के लिए सेव हो जाए। तो सेव करने के लिए मुझे फिर से एमएस ऑफिस बटन पर जाना होगा। इस ऑफिस बटन पर डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जिन ऑप्शंस में से एक सेव की ऑप्शन भी है। आपको वर्ड में सेव और सेव एज में डिफरेंस बताया था, यहां पर भी एग्जैक्ट वही डिफरेंस है। यदि आप फर्स्ट टाइम अपनी फाइल को सेव कर रहे हैं देन यू हैव टू चॉइसेस, यू कैन क्लिक ऑन सेव और यू कैन क्लिक ऑन सेव एज ऑप्शन। बट व्हेन यू आर सेविंग आफ्टर सम टाइम, इन दैट केस यू नीड टू सेव ऑप्शन ओनली। तो अब ऐसे केस में जहां पर हमारे पास सेव और सेव एज दोनों के दोनों ऑप्शंस हैं, तो मैं सेव ऑप्शन पर क्लिक करता हूं। क्लिक करते ही एक डायलॉग बॉक्स मेरे सामने आएगा इन विच आई हैव टू गिव द फाइल नेम ओवर हियर एंड द टाइप ऑफ फाइल, कि किस प्रकार की फाइल के रूप में मैं इसे सेव करना चाहता हूं। आप लोकेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप अपनी फाइल को किस जगह पर सेव करना चाहते हैं। कई बार कुछ स्टूडेंट्स या
हम लोग अपनी फाइल को डेस्कटॉप पर अगर डायरेक्टली सेव करना चाहें तो डेस्कटॉप पर भी सेव कर सकते हैं, और अगर किसी और लोकेशन पर सेव करना चाहें, किसी ड्राइव में सेव करना चाहें या पेन ड्राइव हो उसमें सेव करना चाहें तो उसमें भी आप सेव कर सकते हैं। तो मैं अपनी फाइल को फिलहाल ई ड्राइव में सेव करना चाहता हूं, तो मैंने ई ड्राइव पर क्लिक किया। ई ड्राइव पर क्लिक करने के बाद मैंने अपनी फाइल का नाम लिखा। सपोज मैंने फाइल का नाम लिख दिया डाटा। लिखने के बाद मैंने सेव बटन पर क्लिक किया। आप देखेंगे कि मेरी वर्कबुक अब डाटा नाम से सेव हो गई है। कैसे कंफर्म करें? आप नोटिस कीजिए ऊपर टाइटल बार में जहां पर मैंने आपको बताया था कि वर्कबुक का नाम आता है, तो आप देखेंगे कि यहां पर डाटा नाम से फाइल सेव हो चुकी है। तो इस प्रकार से आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। अब हम वर्कबुक को सेव करना सीख चुके हैं कि किस प्रकार से हम अपनी वर्कबुक को सेव कर सकते हैं। इसके बाद हम सीखते हैं ओपनिंग वर्कबुक। वर्कबुक को ओपन कैसे करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्क्रीन पर हम इस फाइल को क्लोज कर देते हैं। मुझे जरूरत पड़ी अपनी उसी डाटा फाइल को ओपन करने की, तो मैं उसे ओपन कैसे करूंगा? इसे ओपन करने के लिए आपको ऑफिस बटन में ही जाना होगा, जहां ऑप्शन होगी आपके पास ओपन। यदि आपकी वर्कशीट अभी रिसेंटली ही ओपन की गई है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 10 रीसेंट डॉक्यूमेंट्स को यहां डिस्प्ले करता है। यहां से भी आप अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज आप ओपन पर क्लिक करें। ओपन पर क्लिक करने के बाद सपोज कंप्यूटर आपसे जानना चाहेगा कि आपने अपनी फाइल को कहां सेव किया था। तो आपको याद होगा हमने अपनी फाइल को ई ड्राइव में सेव किया था। तो मैं ई ड्राइव पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं ई ड्राइव पर क्लिक करूंगा मेरे सामने सभी फाइल्स और फोल्डर्स की स्क्रीन सामने होगी। मैं अपनी जो भी फाइल है उस फाइल पर क्लिक कर ओपन बटन पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं ओपन बटन पर क्लिक करूंगा आप देखेंगे वो फाइल ओपन हो चुकी है हमारी। तो इस तरह से आप अपनी वर्कबुक को क्रिएट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, और जब भी दिल करता है आपका तब आप उसे ओपन कर देख सकते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है, अब हम लोगों ने क्रिएटिंग करना सीख लिया, सेव करना सीख लिया, ओपन करना सीख लिया। अब हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे कि किस प्रकार से अपनी वर्कशीट में रोज और कॉलम्स की मुझे फिर से जरूरत है तो वो कैसे इंसर्ट किए जा सकते हैं। अब हम ये जानते हैं। तो चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्क्रीन पर फिर से। यहाँ पर मैं आपके सामने एक और फाइल को ओपन करके दिखाता हूँ। मैंने ऑफिस बटन पर क्लिक किया। ऑफिस बटन पर क्लिक करने के बाद मैंने ओपन बटन पर क्लिक किया। डेस्कटॉप में मेरे पास एक फोल्डर है ऑनलाइन क्लासेस का, जिस फोल्डर पर मैं डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ से ये हमारे पास एक्सेल की फाइल्स हैं, इनमें से किसी भी एक फाइल को ओपन कर लेता हूँ। सपोज मैंने ये वाली फाइल ओपन कर ली। जैसे ही मैंने ये फाइल ओपन की मेरे सामने ये स्क्रीन आ गई क्योंकि इस फाइल में ये डाटा अवेलेबल। अब मुझे किसी ने बताया कि डिलीवरी और रेगुलर इन दोनों के बीच में मुझे 2 रोज और चाहिए। तो अगर मुझे इन दोनों के बीच में 2 रोज और चाहिए तो किस टाइप से हम डाटा के बीच में नई रोज को इंसर्ट कर सकते हैं, अब हम ये सीखने वाले हैं। तो इसके इंसर्ट करने के लिए आपके पास दो अलग अलग मेथड्स हैं। एक मेथड तो ये है कि आप अपने किसी भी रो पर जहां रो इंसर्ट करना चाहते हैं वहां पर क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद आप होम टैब में ही सेल्स वाले ऑप्शन में जाएं और सेल्स वाले ऑप्शन में इंसर्ट की ऑप्शन पर क्लिक करें। जहां आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे। आप इंसर्ट सेल कर सकते हैं, यहां से इंसर्ट रोज कर सकते हैं, इंसर्ट कॉलम कर सकते हैं और पूरी शीट को भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि मुझे रोज चाहिए तो मैंने इंसर्ट शीट रोज पर क्लिक किया। जैसे ही मैंने इंसर्ट शीट रोज पर क्लिक किया आप देखिए एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो गई है। अगर मुझे एक से ज्यादा रोज इंसर्ट करनी हो तो कैसे करेंगे? एक से ज्यादा रोज इंसर्ट करने के लिए आप एक से ज्यादा रोज को सिलेक्ट कर लें। अगर आपको 5 रोज इंसर्ट करनी है तो 5 डिफरेंट रोज को सिलेक्ट कर लें। 2 रोज सिलेक्ट करनी है, 2 रोज सिलेक्ट कर लें। इंसर्ट पर जाएं और उसके बाद इंसर्ट शीट रोज पर क्लिक कर दें। आप देखेंगे 2 रोज इंसर्ट हो गई।
एक तरीका तो मैंने आपको ये बताया। दूसरा मेथड हमारे पास ये होता है कि जितनी भी रोज इंसर्ट करनी है, आप रो के नंबर पर जाइए। आप देखेंगे कि रो के नंबर पर माउस का पॉइंटर ब्लैक कलर का हो जाएगा और जितनी रोज भी इंसर्ट करनी है उतनी रोज को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने का तरीका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी आप जानते थे कि आपको माउस को क्लिक करना होता है, बटन दबाकर रखना होता है और माउस को ड्रैग करना होता है नीचे की तरफ। अब मैंने बटन छोड़ दिया, 5 रोज सिलेक्ट कर ली है डियर स्टूडेंट्स। अब आपको इसी एरिया में रहते हुए राइट क्लिक करना है। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पर शॉर्टकट मेन्यू में इंसर्ट की ऑप्शन आ गई है। आपको इस इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक करते ही आप देखेंगे 5 डिफरेंट रोज इंसर्ट हो चुकी है। तो मैंने आपको दो अलग अलग तरीके बताए। पहला तरीका बताया होम टैब के अंदर सेल्स ग्रुप में जाकर, और दूसरा तरीका आप लोगों ने सीखा कि आप डायरेक्ट रो पर जाकर भी उन्हें इंसर्ट कर सकते हैं। ये तो था इंसर्ट करने का मेथड। अगर आप कॉलम्स को इंसर्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल सेम यही प्रोसीजर कॉलम्स के लिए है। आप जिस कॉलम को इंसर्ट करना चाहते हैं वहां पर, जैसे सी और डी के बीच में मैं कॉलम इंसर्ट करना चाहता हूं, तो डी पर कहीं भी सेल पॉइंटर रखा, इंसर्ट पर गया और इंसर्ट शीट कॉलम्स पर क्लिक कर दिया। देखिए एक नया ब्लैंक कॉलम इंसर्ट हो गया है। द सेम केस, अगर आपको 2 या 3 कॉलम्स इंसर्ट करने हैं तो उन दोनों तीनों कॉलम्स को सिलेक्ट कर लें, होम टैब के सेल्स ग्रुप में जाएं, इंसर्ट पर जाएं और इंसर्ट शीट कॉलम्स पर क्लिक कर दें। आप देखेंगे उतने ही कॉलम्स जितने आपने सिलेक्ट किए थे वो इंसर्ट हो गए। द सेम वे, अगर आपको ऊपर से ऐसा करना है तो आपको कॉलम्स के लेबल पर जाना होगा। जैसे मैं 2 कॉलम्स इंसर्ट करना चाहता हूं तो 2 कॉलम्स के लेबल पर गया। इसी एरिया में रहते हुए राइट क्लिक करना होगा, शॉर्टकट मेन्यू से इंसर्ट का ऑप्शन क्लिक करना होगा। आप देखेंगे कि वो कॉलम्स इंसर्ट हो गए हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर मुझे बी और सी दोनों के बीच में कॉलम इंसर्ट करना है तो मैं सी पर राइट क्लिक करूंगा, इंसर्ट की ऑप्शन सिलेक्ट कर लूंगा। अगर मुझे बी और सी के बीच में 3 कॉलम्स इंसर्ट करने हैं तो मैं सी, डी और ई 3 कॉलम सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, इंसर्ट का बटन प्रेस करूंगा तो मैं देखूंगा 3 कॉलम्स इंसर्ट हो गए। तो इस तरह से आप कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हैं और रोज को भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास जो अगला टॉपिक आता है वो है डिलीटिंग रोज और कॉलम्स। अगर मुझे किसी रो या किसी कॉलम की अब जरूरत नहीं है और मैं उसे रिमूव करना चाहता हूं, डिलीट करना चाहता हूं अपनी वर्कबुक से, तो उसे कैसे डिलीट किया जा सकता है, अब ये जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके भी दो अलग अलग मेथड्स हैं। जैसे अभी अभी हम लोगों ने सीखा था, बिल्कुल वैसे ही इसके भी 2 डिफरेंट मेथड्स हैं। पहला मेथड सेल्स में डिलीट ऑप्शन पर जाकर, और दूसरा मेथड वही सिलेक्शन वाला तरीका। तो देखते हैं कि किस प्रकार से उन्हें डिलीट किया जा सकता है। मान लीजिए मुझे सिर्फ ये वाली रो डिलीट करनी है जिस पर 440 लिखा हुआ है। तो इसे डिलीट करने के लिए आप इस रो में कहीं पर भी सेल पॉइंटर रख लें और रखने के बाद डिलीट में जाएं, होम टैब में सेल्स में डिलीट, और यहां पर भी वो पूछेगा आपको सेल डिलीट करना है या रो डिलीट करनी है या कॉलम या पूरी शीट। तो क्योंकि मुझे सिर्फ ये रो डिलीट करनी है तो मैं डिलीट शीट रोज पर क्लिक करता हूं। आप देखेंगे कि ये रो डिलीट हो चुकी है। द सेम केस, सबसे लास्ट वाली 3 रोज को डिलीट करने के लिए मैं लास्ट वाली 3 रोज को इस प्रकार से सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट कर लेने के बाद मैं डिलीट पर जाऊंगा, वो पूछेगा तो मैंने आपको बताया डिलीट शीट रोज, तो देखिए वो तीनों रोज डिलीट हो गई। अगर आप इस मेथड का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा तरीका हमारे पास है राइट क्लिक वाला ही। आप रो नंबर्स को सिलेक्ट कर लें। जैसे हम रेगुलर एयर वाले सारे पोर्शन को रिमूव करना चाहते हैं, मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक किया। नाउ इंस्टेड ऑफ गोइंग टू इंसर्ट ऑप्शन, आई हैव टू क्लिक ऑन डिलीट ऑप्शन फ्रॉम दिस शॉर्टकट मेन्यू। जैसे ही मैं डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, आप देखिए वो चारों के चारों रिकॉर्ड डिलीट हो गए हैं। वापस ले आते हैं उन्हें। तो इस प्रकार से आप डिलीट कर सकते हैं रोज को। अगर आपको एक रो डिलीट करनी है, एक कर सकते हैं,
और मल्टीपल रोज डिलीट करनी है तो जितनी भी रोज आपको डिलीट करनी है उन रोज पर जाकर शॉर्टकट मेन्यू से डिलीट ऑप्शन सिलेक्ट करनी है, वो सभी रोज डिलीट हो जाएंगी। सेम केस विद द कॉलम्स ऑल्सो। अगर आपको यूनिट प्राइस अब नहीं चाहिए और आप यूनिट प्राइस को डिलीट करना चाहते हैं, देन यू हैव टू ऑप्शंस। Click on the column, go to Home tab and select Cells group and go to Delete sub option. And you have to click on Delete Sheet Columns option from here. जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे वो कॉलम रिमूव हो जाएगा। अगर आपको एक से ज्यादा कॉलम्स रिमूव करने हैं, आप उन कॉलम्स को सिलेक्ट करें, डिलीट पर जाएं और रिमूव कर दें उन कॉलम्स को, वो कॉलम्स रिमूव हो जाएंगे। सेम केस अगर आपको यहां से उन्हें रिमूव करना है, तो अगर आपको ये दोनों कॉलम्स रिमूव करने हैं, इन दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें सिलेक्टेड एरिया में कहीं पर भी और डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें, वो कॉलम्स रिमूव हो जाएंगे। सो दिस इज द एंटायर वे टू रिमूव और डिलीट रोज और कॉलम्स फ्रॉम योर वर्कबुक। आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा हाउ टू एंटर और एडिट डाटा इन वर्कशीट। वर्कशीट में कैसे डाटा को एंटर करें और जो डाटा पहले से लिखा हुआ है उसे कैसे एडिट यानी चेंज कर सकते हैं। तो आइए इस तरफ ध्यान देते हैं। डाटा को एंटर करना बहुत ही आसान है वर्कशीट में। जहां पर भी आप डाटा एंटर करना चाहते हैं, अपने सेल पॉइंटर को वहां पर लाकर क्लिक कर दें। ऐसा करने से ये सेल एक्टिव हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं डार्क बाउंड्री, कल मैंने आपको सिखाया था कि वो सेल जिसके चारों तरफ डार्क बाउंड्री होती है उसे एक्टिव सेल कहते हैं। इस एक्टिव सेल के हो जाने के बाद आप कीबोर्ड से डाटा टाइप कर सकते हैं। वो डाटा वहीं पर टाइप होगा जहां पर सेल एक्टिवेटेड होगा। अगर आपने पहले से लिखा हुआ डाटा है और आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो चेंजेस करने के लिए आप या तो उस डाटा पर डबल क्लिक कर दें। जैसे ही आप उस डाटा पर डबल क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कर्सर आ जाएगा। कर्सर आने के बाद आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 65 लिखना था, तो मैंने 65 लिख दिया है और एंटर प्रेस कर दें, आपका डाटा ठीक हो जाएगा। ऐसा कभी भी ना करें कि आपका डाटा लिखा है और आपको लगा कि आप इसे एडिट करना चाहते हैं और आप डायरेक्ट लिखना शुरू करें, क्योंकि यदि आपने डायरेक्ट लिखना शुरू किया तो जो प्रीवियस डाटा था वो एक्सेल में से रिमूव हो जाता है और अब आपको दोबारा से सारा डाटा टाइप करना पड़ेगा। इसकी जगह आप उस सेल पर ले जाकर माउस से डबल क्लिक कर सकते हैं, कर्सर आ जाएगा। अब आपको जो चेंजेस करने हैं वो चेंजेस कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। इसका दूसरा तरीका एक और भी है, और इसका दूसरा तरीका ये है कि कीबोर्ड में से F2 बटन जो एडिट के लिए शॉर्टकट की बनाया हुआ है, आप उसे भी क्लिक कर कर कर्सर ला सकते हैं। जैसे आप डबल क्लिक नहीं करना चाहते तो उसकी जगह पर आप F2 का बटन कीबोर्ड से दबाकर भी एडिट मोड में ला सकते हैं। तो जैसे ही कीबोर्ड से मैंने F2 का बटन प्रेस किया, तो F2 का बटन प्रेस होते ही आप देखेंगे कि वहां पर कर्सर आ जाएगा और उसके बाद आप जो भी चेंजेस करना चाहें वो चेंजेस कर सकते हैं। तो हमारे पास दो अलग अलग तरीके हो गए डियर स्टूडेंट्स। आप एडिट करने के लिए या तो F2 का बटन प्रेस कर सकते हैं और या फिर आप माउस से डबल क्लिक कर कर भी पहले से लिखे हुए डाटा को एडिट कर सकते हैं। यहां पर डाटा आपको एडिट करना है, बस डबल क्लिक कीजिए, कर्सर आ जाएगा, चेंजेस कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है कि हम किस प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डिफरेंट टाइप का डाटा डाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप 4 डिफरेंट टाइप का डाटा डाल सकते हैं। टेक्स्ट, जो आपके पास अक्षर होते हैं वो, नंबर, डेट और फॉर्मूला। तो इन चारों प्रकार के डाटा को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे डालते हैं, अब हम ये देखते हैं। अगर आप कोई भी टेक्स्ट लिख रहे हैं, जैसे मैंने रमेश लिखा, एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि वो टेक्स्ट सेल के लेफ्ट हैंड साइड में है। इट मींस जब भी कभी टेक्स्ट लिखते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल उस टेक्स्ट को, बेशक आप राइट साइड में लिखें लेकिन उसे कहां कर देगा, लेफ्ट हैंड साइड में। अगर आप कोई नंबर लिख रहे हैं, वेदर दैट इज अ होल नंबर और विद डेसिमल पार्ट, कोई भी हो,
जैसे ही आप उसे लिखते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, आप नोटिस करेंगे कि वो नंबर राइट हैंड साइड में चला गया है। तो इट मींस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हर एक उस नंबर को जो आपने राइट हैंड साइड पर है उसे न्यूमेरिक वैल्यू के रूप में ट्रीट करता है, ताकि इसके आगे उस पर कैलकुलेशंस कर सके। कई बार गलती से काम करते हुए हमसे कुछ ऐसा भी हो जाता है जिससे कि हमारा नंबर राइट हैंड साइड में ही रह जाए। जैसे अगर आप ये देख रहे हो तो ये नंबर राइट हैंड साइड में ही रह गया, ये लेफ्ट हैंड साइड में ही रह गया। लेफ्ट हैंड साइड में रहने का रीजन ये है कि अब इसके ऊपर आप न्यूमेरिकल कैलकुलेशन यानी आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई वगैरह नहीं कर सकते। और क्यों नहीं कर सकते स्टूडेंट्स इसके ऊपर? क्योंकि गलती से 0 की जगह मुझसे कीबोर्ड में O प्रेस हो गया था, जिसकी कंप्यूटर ने इसको नंबर माना ही नहीं, इसकी जगह पर उसे इसने सारे को टेक्स्ट मान लिया है। तो आप इसे करेक्ट करते हैं। जैसे ही आपने इसे करेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, अब आप देखिए कि ये राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया है। इसी तरीके से जो डेट्स हम लोग लिखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेट लिखने का जो पहला तरीका है वो है कि आपको पहले मंथ नंबर लिखना होता है, फिर उसके बाद डेट लिखनी होती है और उसके बाद ईयर लिखना होता है। अगर आप इसे ऐसे लिखते हैं और ये राइट साइड में चला जाता है तो इट मीन समझिए कि वो डेट हमारा कंप्यूटर सही मान रहा है। लेकिन अगर वो डेट राइट साइड की जगह लेफ्ट साइड में है तो इट मीन समझिए कि वो डेट को अज्यूम नहीं कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और वो उसे डेट नहीं मान रहा है। फॉर्मूले के बारे में हम लोग आगे भी सीखेंगे कि हमेशा फॉर्मूला इक्वल्स टू मार्क के साथ शुरू किया जाता है। इसके बारे में मैं आपको अगली क्लासेस में बताऊंगा डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लिए हम अपना इतना ही टॉपिक रखते हैं। बाकी का टॉपिक हम लोग अगली क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। टिल देन आप सभी लोग अगले क्वेश्चंस को लर्न करना शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक के लिए आपको लर्न करना है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 to 10 आपके पास रेडी हो जाने चाहिए ताकि हम आने वाले टाइम में उसका टेस्ट ले सकें। दैट्स ऑल फॉर टुडे डियर स्टूडेंट्स। हैव अ नाइस डे।